एक से संबंध प्रांत जो कनेक्टेड रीजन की थ्योरम से करेंगे यहाँ पर, जैसे ये है ना कि माना फलन एफ जेड एक से संबंध प्रांत विश्लेषित संबंध प्रांत क्या है, यहाँ मान लो आप सी, संबंध प्रांत को आपने सी ले लिया, एफ जेड एक से संबंध प्रांत सी में विश्लेषित है, तो सी में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य समाकल का मान उनके वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह है कि मान लिया एक से संबंध प्रांत है कोई, ये है एक से संबंध प्रांत, ये इस तरह से ये सी है, इसमें फलन सी के अंदर ऊपर विश्लेषक है, इसमें क्या है कि दो बिंदु मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर ये पी है और ये पी और क्यू दो बिंदु है, तो इनके मध्य जो समाकल का मान है वो वक्र पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब किसी वक्र के अनुदिश इनका मान निकालो, मान क्या आएगा, समान आएगा। जैसे मान लीजिए ये है, अपन ने यहाँ से पी से क्यू यहाँ निकाले, ये मान लीजिए C1 और ये इस तरह से लेंगे, ये है C1 और C2 के अनुदिश वक्र का मान निकालें, समाकल का मान, तो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो यहाँ अपन ने मान लिया यहाँ इस पर कोई R बिंदु है, यहाँ पर ये कोई S बिंदु है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, मान लिया हमने एफ जेड सी के अंदर ऊपर विश्लेषक है, ये तो दिया ही है, ये तो दिया हुआ है, तथा पी और क्यू सी में कोई बिंदु है, और इन्हें अपन इन्हें वक्र C1 तथा C2 द्वारा जोड़ते हैं। तो अपन देखें इसमें ये जो वक्र बनना है P R Q S P, यहाँ ये P R Q S P, P R Q S P क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक समृद्ध वक्र हो गया, P S की क्या है, समृद्ध वक्र है। समृद्ध वक्र है तो क्या हो जाएगा, अभी अपन ने कोशी थ्योरम से किया गया था, इंटीग्रल C f z 0, तो कोशी प्रमेय से इंटीग्रल C f z dz बराबर 0, क्लोज कंटूर क्या है, C क्या है, इसका मतलब हो गया C हो गया इंटीग्रल P R Q S P f z dz बराबर, जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए, ये गए यो और वापस ये हो गया। इसको अपन ने लिख दिया, इसको अपन ने यहाँ C1 से, जैसे एक तो क्या है P R Q, एक तो ये है, दूसरा क्या है Q S P, तो इसको अपन ने लिख दिया इंटीग्रल P R Q f z dz प्लस इंटीग्रल Q S P f z dz इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका डायरेक्शन क्या है, C1 का डायरेक्शन तो यो है और C2 का भी यो है, इसका मतलब C2 को क्या है PSQ, और यहाँ पे क्या है QSP, अगर इसको PSQ करेंगे अपन, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, इंटीग्रल C1 f z dz माइनस इंटीग्रल PSQ f z dz, ये क्या हो गया PSQ क्या है PSQ C2, तो क्या है इंटीग्रल C1 f z dz माइनस इंटीग्रल C2 f z dz बराबर 0, इसका मतलब इंटीग्रल C1 f z dz बराबर C2 f z।
तो चाहे C1 के अनुदिश अपन निकाले समागत का मान, चाहे C2 के अनुदिश निकाले वक्र का मान क्या होता है, समान होता है। कंडीशन यही है कि C के अंदर ऊपर क्या होता है, विश्लेषक होना चाहिए। तो ये अपन यहाँ पे यूज करेंगे आगे थ्योरम। जितनी भी थ्योरम से इनके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे अपन यूज करते रहेंगे यहाँ पर। जैसे अपन यहाँ पर मान लिया फलन f z कंटू C तथा C1 से परिबद्ध, जहां पर क्या है C1 लेस देन C से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित है। इसका मतलब है कि C1 C के अंदर है, C1 लेस देन C का मतलब है C के अंदर है, उससे परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित है। तब अपने को यहाँ बताना है इंटीग्रल C f z dz इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 f z dz। अगर C1 C2 दो होंगे तो C1 प्लस C2 बाहर वाले, जैसे ये है C है, ये C है, इसके अंदर ये मान लिया ये C1, इससे परिबद्ध क्षेत्र में ये विश्लेषण। तो C1 क्या है, C1 C के अंदर है तथा f z C1 से घेरे क्षेत्र में विश्लेषित। तो क्या करा अपन ने यहाँ पर इनको, ये बहुसंबंधी प्रदेश हो गया, ये बहुसंबंधी प्रदेश को क्या है, क्रॉस काट खींच के, क्रॉस काट ये शाखा रेखा बनाकर इनको एक से संबंधित प्रदेश में बदल देते। जैसे मान लिया ये है, तो इसको अपन ने क्या करा, इस तरह से ये क्रॉस काट बना दिया। इसका डायरेक्शन ये है, जैसे ये C है, इसका डायरेक्शन ये है, और इसका एंटी क्लॉकवाइज में ये C, ये तो C है और ये C1। अब मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ ले लिया S, यहाँ Q, यहाँ पे आपने ले लिया P S Q, यहाँ भी ले लिया R T U, ये इस तरह से ये ले लिया V, और ये वापस कितना हो गया, V और ये वापस T, ये T हो गया। इस तरह से क्रॉस काट खींच दिया है वापस। तो यहाँ से अपन शुरू हुए, देखो अब ये सिंगल हो गया P S Q R T U V और ये P। तो जहां से शुरू होंगे वहां से वापस अपन खत्म होते इंटीग्रल ये। तो अब अगर इसमें देखें ये विश्लेषक है, तो अब क्या करा अपन ने, C1 व C को क्रॉस काट द्वारा अपन ने जोड़ा। इसमें क्रॉस काट अपन ने यहाँ पर ये इसको जोड़ दिया, तब ये एक से संबंध प्राप्त हो गया। तो फलन f z अब ये इसमें विश्लेषक है, C1 व C2 C से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित है। ये बार बार लिखने की जरूरत है अपने को। तब कोशी प्रमेय से वही इंटीग्रल C f z dz बराबर 0, इंटीग्रल क्लोज कर दूं। तो क्या जहां से शुरू है, जैसे अपन ये देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल P S Q, R की जरूरत नहीं है, R को रहने दो, है ना, P f z dz बिना ज़्यादा। मतलब एक बात है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक, प्लस इंटीग्रल TU f z dz प्लस इंटीग्रल U आ गए U, और पहले यहाँ पर R ले लिया तो U R V f z dz प्लस VP। VP है ये VT एक ही बात है
एफ जेड डी जेड बराबर 0। तो ये अपने पास इस तरह से अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये जो है ये कहता है ये है सी पी क्यू, ये है सी आर एस टी, ये तो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। अब ये देखो आप यहाँ देखो आप इंटीग्रल टी यू एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस यू पी एफ जेड डी जेड। यूटी भी ले सकते हो, एक ही बात कि ये बराबर और यूं गए, देखो यहाँ से यूं गए यूं गए यूं गए, ये आए ये आए ये आए, तो ये बराबर विपरीत दिशा में, तो बराबर विपरीत दिशा में, तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये बचा यू आर वी एफ जेड डी इज इक्वल टू। अब देखो इसका डायरेक्शन C1 ये है एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन C1। इसको अगर अपन यहाँ पे करें वी आर यू, तो इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रल वी आर यू एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1। तो जो बाहर वाला है वो अंदर वालों के योग के बराबर हो गया, C1 है इसके बराबर। अगर C1 C2 है तो C1 प्लस C2 के बराबर। तो यहां इसमें यहां लिख सकते हैं अपन, ये कह सकते हैं कि यदि C1 C2 Cn और C के अंदर कंटूर है तथा एफ जेड सी और ये C1 से लेके Cn से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक है, तब इंटीग्रल C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल Cn एफ जेड। इस तरह से ये यहाँ पर सबके जैसे और दे रखा है, मान लीजिए यहाँ दे रखा है, तो फिर क्या करोगे आप इसको फिर वापस यहाँ पर इस तरह बना दोगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस इसका हो जाएगा डायरेक्शन, ये चलता है जैसे यहाँ आए यहाँ गए फिर वापस, और ये C2 हो जाएगा इस तरह से, C1 प्लस C2 इस तरह से, और C3 दे रखा है C3। तो इंटीग्रल C एफ जेड जो बाहर वाला है वो अंदर वाले सबके सम के बराबर होगा। अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल क्या है? यदि फलन एफ जेड, यदि फलन एफ जेड कंटूर C के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है, तब कैपिटल एफ जेड का अनिश्चित समाकल होगा यदि एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल, कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल होगा यदि एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड, मतलब इसका अवकलनीय विद्यमान, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय विद्यमान, तो ये इसका अनिश्चित समाकल हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ। तो किसी भी फलन के, यहां पर एक थ्योरम हो जाएगी, किसी भी फलन के अनिश्चित समाकल रखने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है कि C में एफ जेड मतलब फलन विश्लेषिक है।
किसी फलन में अनिश्चित समाकल, कोई भी फलन अनिश्चित समाकल रखने की आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है? सी में एफ जेड क्या होगा? विश्लेषी हो। ये अपन यहाँ पर देखेंगे इसमें। जैसे पहले अपन मान लेंगे कि फलन में अनिश्चित समाकल है, तो अपन बताएंगे कि विश्लेषी। तो जैसे अपन ये मान लिया, आवश्यक शर्त देखें अगर अपन माना अपन ने एफ जेड का अनिश्चित समाकल कैपिटल एफ जेड, सी में एफ जेड का अनिश्चित समाकल कैपिटल एफ जेड, इसका मतलब क्या हो गया? एफ डैश जेड इज इक्वल टू एफ जेड। ये डेफिनेशन से, परिभाषा से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सी में एफ जेड का अवकलज, इसका अवकलज क्या है? एफ डैश जेड, और ये किसके बराबर है? एफ जेड के। इसका एफ जेड का अवकलज क्या है? एफ डैश जेड, और वो किसके बराबर है? एफ जेड। ये क्या है? विद्यमान। इसका मतलब है एफ कैपिटल एफ जेड का अवकलज विद्यमान है प्रत्येक। तो अवकलज विद्यमान है, इसका मतलब विश्लेषी हो गया। इसका मतलब हो गया कि एफ जेड सी में विश्लेषी, एफ जेड विश्लेषी है। और एक थ्योरम है जो अपन करेंगे इसमें, प्रत्येक विश्लेषित फलन का अवकलज भी क्या होता है? विश्लेषी होता है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रत्येक विश्लेषित फलन का अवकलज भी विश्लेषी होगा। इसका मतलब अगर एफ जेड विश्लेषी है तो इसका डिफरेंशियल जो है वो भी क्या होगा? विश्लेषी होगा। इसका मतलब एफ जेड विश्लेषी है, इसका मतलब ये हो गया अतः एफ डैश जेड ये भी विश्लेषी होगा। एफ डैश जेड किसके बराबर है? एफ जेड। ये क्या है? विश्लेषी है। तो आप माना था इसका अनिश्चित समाकल रखता है एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, तो क्या गया? एफ जेड विश्लेषी। तो पहले अपन ने माना कि इसका अनिश्चित समाकल रखता है, तो अपन बताएंगे विश्लेषी। अब अपन उल्टा लेके चलेंगे, नेसेसरी कंडीशन, पर्याप्त शर्त। इसमें मानेंगे कि विश्लेषी है। माना अपन ने एफ जेड सी में विश्लेषी है, तो अपन सिद्ध करेंगे कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल है। ये अपन तो यहाँ अपन ने जैसे मान लिया सी है, तो यहाँ मान लिया z0 कोई स्थिर बिंदु है, या z कोई बिंदु है, यहाँ z प्लस एच, z और z प्लस एच कोई दो समीपवर्ती बिंदु। तो अपन ने मान लिया कि सी में z0 कोई स्थिर बिंदु है, तथा z और z प्लस एच समीपवर्ती बिंदु। तो यहाँ पर तो अपन ने जो बताया था कि z0 से z को जोड़ने वाले किसी वक्र के अनुदिश समाकल का मान हमेशा समान है। तो z0 से z को जोड़ने वाले समाकल का मान वक्र पर, पथ पर निर्भर नहीं करता है। वक्र किसी वक्र के अनुदिश निकालो, मान समान। तो अपन यहाँ ये मान ले हैं एफ जेड, कैपिटल एफ जेड बराबर z0 से z एफ टी, यानी इससे समाकल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एफ जेड आ जाएगा और z0। तो यहाँ पर इसमें तो ये इसमें ये तो रहेगी कांस्टेंट, और ये लिमिट सेम होनी चाहिए। z है तो z
अगर यहाँ x है तो x, तो z प्लस z है तो ये है। तब एफ जेड प्लस एच कितना हो जाएगा, एफ जेड प्लस एच हो जाएगा जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी, ठीक। इससे अगर यहाँ पर अपन इसको सब्ट्रैक्ट करें तो एफ जेड प्लस एच, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड बराबर कितना हो गया, जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस जेड जीरो से जेड एफ टी डी टी। इसको अपन ये भी कर सकते हैं, जेड जीरो से जेड प्लस एच एफ टी डी टी। अगर ये लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेड से जेड जीरो एफ टी। अब देखो जेड जीरो से जेड जीरो, जेड जीरो से जेड, ए से सी प्लस सी से बी, ए से बी यहाँ कितना जाएगा, जेड से जेड प्लस एच एफ टी, ये इसके बराबर है एफ जेड। अगर अपन यहाँ निकालें एफ, एच से डिवाइड करते हैं एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, एच से डिवाइड कर दिए तो कितना है वन अपॉन एच जेड से जेड प्लस एच एफ टी, माइनस यहाँ कर दिए एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड, माइनस स्मॉल एफ जेड किया क्योंकि वन अपॉन एच जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस स्मॉल। अब यहाँ पर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ने लिख दिया वन अपॉन एच जेड से जेड प्लस एच एफ टी डी टी माइनस एफ जेड अपॉन एच जेड से जेड प्लस एच, क्योंकि इसका अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा, एच टी हो जाएगा, टी से जेड प्लस एच माइनस जेड, एच हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये इसके बाद। तो इसको अपन ने ये कर दिया वन अपॉन एच इंटीग्रल जेड से जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड डी, ये इसके बराबर। दोनों तरफ मॉड ले लेंगे अपन, दोनों तरफ मॉड ले लें तो मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड इज इक्वल टू मॉड वन अपॉन एच इंटीग्रल जेड से जेड प्लस एच एफ टी माइनस एफ जेड डी जेड। अगर मॉड अलग अलग करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू वन अपॉन मॉड एच जेड से जेड प्लस एच मॉड एफ टी माइनस एफ जेड मॉड टी। अब अपने को क्या चाहिए रखा है, एफ जेड क्या विश्लेषी है, विश्लेषी इसका मतलब अवकलनीय, अवकलनीय है तो क्या होगा, सतत हो। तो अपने को यहाँ देखा है एफ जेड विश्लेषी है, विश्लेषी है तो इसका मतलब एफ जेड क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसका मतलब अवकलनीय है तो क्या होगा, एफ जेड क्या होगा, सतत, सतत है। तो सतत पर एक कंडीशन लगा रहे हैं, अब mod of ft minus fz less than epsilon for all t minus z less than delta। ये सतत वाली कंडीशन लगा दी, mod of fx minus fa less than epsilon यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, less than epsilon हो गया, तो यहाँ आ जाए एक से less than epsilon और z से z plus h mod t। तो ये t हो गया, t में ये अपन ने किया तो क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन मॉड एच इनटू मॉड एच, ये लेस देन एप्सिलॉन, या लेस इक्वल टू चल रहा है तो आप लेस इक्वल टू एक ही बात है, लेस देन भी एक ही बात यहाँ पर।
तो अब आप यहाँ देख लो, इसमें ये हटा दो चाहे मॉड लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर ये क्या है, मॉड लेस देन 0 मतलब मॉड एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ जेड लेस देन, पर ये मॉड है निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, 0 के। तो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस एफ जेड बराबर 0, माइनस एफ जेड मॉड एक्स बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0। तो लिमिट लगा दो दोनों तरफ एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगा दी, एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, इसको उधर ले गए, यहाँ पर एच है नहीं तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो गया, एफ डैश जेड बराबर एफ डैश जेड बराबर, इसका मतलब कैपिटल एफ जेड क्या है, स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल। अपन ने माना था फलन विश्लेषिक है, तो इसमें क्या हो गया, इसका अनिश्चित समाकल। तो किसी भी फलन के अनिश्चित समाकल रखने की आवश्यक और पर्याप्त जैसे सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो क्या होना चाहिए, विश्लेषिक होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों का अंतर अचर होता है। किन्हीं दो जो होते हैं अनिश्चित समाकल, उनका क्या है, एक फलन के दो अनिश्चित समाकल है तो उनका जो है अंतर डिफरेंस वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अपन ने मान लिया एफ जेड के अनिश्चित समाकल कैपिटल एफ जेड तथा फाई जेड, ये अनिश्चित समाकल है। तब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कैपिटल एफ जेड बराबर स्मॉल एफ जेड फाई डैश जेड बराबर स्मॉल, इसका मतलब कैपिटल एफ डैश जेड बराबर फाई डैश जेड, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हो गया एफ डैश जेड, ये लेंगे अगर अपन इज इक्वल टू फाई डैश जेड, तो एफ डैश जेड माइनस फाई डैश जेड बराबर कितना हो गया, 0। या इसको अपन ने लिख दिया डी बाई डी जेड एफ जेड माइनस फाई जेड बराबर 0। अब इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो कितना गया, एफ जेड माइनस फाई जेड, तो एफ जेड और फाई जेड क्या थे, इसके अनिश्चित समाकल थे, अनिश्चित समाकलों का अंतर कांस्टेंट के बराबर होता है। अगर यदि फलन के कोई दो अनिश्चित समाकल है तो उनका डिफरेंस कांस्टेंट के बराबर। तो ये अपन यहाँ पर इसकी जो फंडामेंटल थ्योरम है, यहाँ पर समिश्र इसमें समाकलन की मूलभूत प्रक्रिया, जैसे ये है समाकल की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस समाकल की मूल प्रक्रिया है क्या है, यदि फलन एफ जेड एफ जेड सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है तथा एफ जेड कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, तब इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ बी, ऐसे भी एफ जेड डी जेड इक्वल टू एफ माइनस एफ। एफ जेड क्या है,
इसका अनिश्चित समाकल, ये एफ डैश जेड इज इक्वल टू स्मॉल एफ जेड, यूं भी दिया हुआ हो सकता है। सी के अंदर वो ऊपर विश्लेषित है। तो यहाँ अपन ने जैसे फाइव जेड अपन ने ऊपर वाले थ्योरम में इसका अपन यूज करेंगे। यहाँ अपन ये मान लेंगे, अपन ने मान लिया, माना फाइव जेड बराबर है ए से जेड एफ टी टी टी, ये अपन ने ए से जेड एफ टी टी टी, और यही फाइव जेड अपन ने यह मान लिया कि माना पता कैपिटल एफ जेड स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल है। और तथा किन्हीं दो, ये भी अनिश्चित समाकल है, तथा किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों का अंतर अचर होता है। ये वाली थ्योरम अपन जो अभी पहले की है वो अपन यूज करेंगे। इसका मतलब है कोई भी दो अनिश्चित समाकल हैं एफ जेड माइनस फाइव जेड बराबर, ये अपन ने प्रूव किया। यह एफ जेड, इसका मतलब है एफ जेड बराबर फाइव जेड, तो एफ बी माइनस एफ में निकाला एफ बी माइनस ए, तो एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल टू कितना जाएगा फाइव बी प्लस सी माइनस फाइव ए माइनस सी, ये से फाइव बी माइनस फाइव बी कितना है, फाइव जेड ये है, तो जेड की जगह है बी, कितना है ए से बी एफ टी डी टी माइनस एफ फाइव ए कितना है ए से एफ टी टी। तो ये वाली ये क्या हुई, ए से सेम लिमिट है बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस ए, ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म तो जीरो है, और ये हो गया ए से बी एफ टी टी, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है ए सी बी एफ वाई डी वाई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए से बी एफ जेड डी जेड, तो ए से बी एफ जेड डी जेड बराबर क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये यहाँ पर जेड के लिए रियल होता था एफ बी माइनस एक्स, ये हो जाता है एक्स में आया था यहाँ पर